अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं पीएसएल हंगामा। पीएसएल की हंगामा खेजी जारी है, साथ ही साथ ये ट्रांसमिशन भी जारी है। और आज ना सिर्फ कल वाले मैच के बारे में बात करेंगे, क्या हुआ, लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ क्या किया, इस पर भी गुफ्तगू होगी। अगर जो आज मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, उसमें क्या मुमकिनात हो सकते हैं, कौन सी टीम तगड़ी है, कौन सी टीम माड़ी है, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं इन टीमों की अब तक की जो परफॉर्मेंस है और आगे उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, उस पर आज गुफ्तगू करेंगे। हस्बे साबिक, हस्बे ज़ायका, हस्बे आदत, चलें जो भी हस्बे आपने साथ में लगाने हैं लगा लें। सकलैन मुश्ताक साहब और जनाब सलीम मलिक साहब मेरे साथ आज की ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा नाज़रीन, पॉइंट्स टेबल जो है ना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि 4 मैचेस अब तक हो चुके हैं, आज 5वां मैच है। लेकिन जो पीएसएल की जो पॉइंट्स टेबल है उस पर आने से पहले मैं यहाँ के पॉइंट्स टेबल का जिक्र करना चाहूँगा जी। यहाँ के पॉइंट्स टेबल पे स्कोर है 1-0। 1 पॉइंट है जनाब सकलैन मुश्ताक साहब का और 0 पॉइंट्स हैं जनाब सलीम मलिक साहब। क्योंकि कल प्रेडिक्शन ली थी हमने इन दोनों से, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के मैच के बारे में। सलीम मलिक साहब ने पिक किया था कोयटा ग्लैडिएटर्स को और सकलैन मुश्ताक साहब की टीम थी लाहौर कलंदर्स। तो लाहौर कलंदर्स जीत गई है और सॉरी लाहौर कलंदर्स हार गई है। देखिए मैं भी लाहौरी हूँ, इसलिए बार बार लाहौर आ जाता है मेरे भी। नहीं, लाहौर कलंदर्स जीती है। देखिए जरा ये हालात हैं हमारे। मलिक साहब के साथ जाते जाते मैं भी बहक गया हूँ और मेरा भी हाल वही है जो कल कोयटा ग्लैडिएटर्स का हुआ है। कोयटा ने कितना जनाब स्कोर बनाया आज देख लेते हैं। कोयटा ने 219 रन स्कोर किए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर, और इसमें जो स्कोर है कोयटा का 140 और लाहौर का 219। नाज़रीन ये आपके सामने स्कोर कार्ड भी आ रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को बिल्कुल बांध के रख दिया लाहौर कलंदर्स ने, कहीं पे भी संभलने ना दिया। लाहौर कलंदर्स जो कि अभी तक जिनकी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान उठ रहे थे, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस फ़खर जमान जिनसे हम तवक्को कर रहे थे कि कोई बड़ी इनिंग्स उनकी तरफ से देखने में मिलेगी, तो 67 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। उनका साथ दिया है अब्दुल्ला शफीक ने 37 स्कोर के साथ। डैरिल मिचेल 0 पे मेरा ख्याल है पिछले मैच में आउट हुए थे, लेकिन उन्होंने 37 रन बनाए। और सैम बिलिंग्स भी डक पे गए थे, वो भी 50 रन यानी कि हाफ सेंचुरी करने में कामयाब हुए हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जवाब में 140 रन पर ढेर हो गई। और अगेन वही बात कि पूरे ओवर्स ना खेल पाए। तो जनाब आगाज़ करते हैं। मलिक साहब क्या हुआ, आपकी टीम हार गई कोयटा ग्लैडिएटर्स और सकलैन भाई की टीम लाहौर कलंदर्स जीत गई, हुआ क्या इनके साथ? मेरी टीम नहीं थी वैसे। अच्छा आपको याद होगा मैंने कहा था लाहौर में ऐसे प्लेयर हैं जो एक प्लेयर भी जो है उनका वो मैच विनर है। सही है सही है ना। और इसमें देखें प्रेडिक्शन जो आप हमसे ले रहे हैं ना, ये मैच से 2 घंटे पहले ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको इसका लॉजिक बता रहा हूँ। देखिए मैच शुरू होने से पहले ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप पिच को देखते हो। मैं एज ए कैप्टन आपको बता रहा हूँ, ये तो हमने गेस लगाया था ना कि उनका फॉर्म अच्छा है तो वो जीत जाएगी। अदरवाइज़ आप पिच देखते हैं, आप अगली टीम की टीम देखते हैं कि कौन से प्लेयर कहाँ खेल रहे हैं, स्पिनर कैसे हैं, फिर आप प्रेडिक्शन देते हैं। पिच रिपोर्ट आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं तो भाई मेरे ते ना रहना। हाँ मेरे ते ना रहना। देखें ये लोग जो हमारी प्रेडिक्शन पे बेचारे बैठे होते हैं कि यार ये इन्होंने कहा था, वो 2 घंटे पहले आप नहीं बता सकते। अच्छा। इसलिए कि आप जितनी देर आप पिच रिपोर्ट नहीं देखेंगे, ऑपोजिशन की टीमें नहीं देखेंगे, कई दफ़ा आप बता के चले जाते हैं, आगे टीमें कुछ और खेल रही होती हैं, चेंजेस हुई होती हैं। मगर आप देखें कोयटा की टीम को, इसलिए मैंने कहा था कि वो फॉर्म में थी। जीती हुई टीम जो होती है ना, उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही बड़ा हाई होता है। लाहौर की टीम चूँकि उसकी रेपुटेशन ऐसी है, वो बिल्कुल पाकिस्तान टीम वाली है, एक दिन जीती है एक दिन बिल्कुल बुरा करती है। मगर उस टीम में प्लेयर ऐसे हैं जो इंडिविजुअली मिचेल है, जैसे ये फ़खर है, फ़खर का हमने कहा था कि वो खेला तो बहुत अच्छा खेलेगा। तो वो जब भी स्कोर करता है हमेशा टीम जीती है, ये याद रखिएगा। जब वो स्कोर करता है ना, क्योंकि उसने स्लो स्कोर नहीं करना होता, वो तेज खेलता है, तो वो हमेशा टीम उसकी जीती है। तो इसलिए हमारी प्रेडिक्शन पे मत जाइएगा। मलिक साहब आप जो भी प्रेडिक्शन दें नाज़रीन, आपने उस पर यकीन नहीं करना, ये बता रहे हैं वो। सकलैन साहब आपकी टीम जीत गई, मेरे ते भी यकीन ना करना जी, वो सही कह रहे हैं, वो साढ़े बड़े सही कह रहे हैं। ऐसी इसी तरह ही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ऐसा ही है। अगर देखा जाए तो जो सलीम भाई कह रहे थे, वो बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना वो टिक कर रहे थे, बॉक्सेस टिक कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स, और लाहौर वाले उतने कर नहीं रहे थे। बट उनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे कि वो किसी वक्त भी पासा पलट सकते। अब शाहीन अफरीदी की बॉलिंग देखो आप, 2 ओवर किए उसने और सिर्फ 6 रन दिए और 2 आउट ऊपर से उसने कमर तोड़ के रख दी। पे किया है जी पेस भी और फिर विकेट्स भी और इकोनॉमी भी। फिर इसी तरह नहीं वो तो अपनी उसने
फिर झलक दिखाई एक दफ़ा। और फ़खर जमान ने जो आपने कहा, तो ये T20 जो है ना, इट्स अ वेरी ट्रिकी गेम, और 2 घंटे पहले प्रेडिक्शन बनती नहीं है। मेरा ख्याल है मेरा तुक्का लग गया है। अच्छा चलें, ये तो आपकी कसरत नफ्सी है। मगर उसमें एक चीज़ और भी है, अगर आप कोयटा की टीम को देखें ना, सकी उनकी टीम में नीचे मैं कल देख रहा था डेप्थ में कुछ नहीं है। कौन आ रहा है? मलिक जो वेटरन है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि वो वहाँ वो प्लेयर चाहिए जो बड़ी हिट मारने वाला हो। वो तो सिंगल वाला प्लेयर है कि वो लेके गेम बना के चलने वाला प्लेयर है ना, तो वो वहाँ आप वो लैग कर रहे हैं, यानी चेस करते हुए नजर भी आया हमें ये चीज़। आपने देखा होगा कि वहाँ आप 12 की एवरेज चाहिए तो आप 6 की एवरेज से मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल ठीक है। और 17वें ओवर में पूरी टीम भी बुक हो गई। भाई देखें ना, ये T20 में एक बहुत बड़ी जो खराबी जो है ना, वो पहले 6 ओवर्स हैं। सही। आप 6 ओवर्स अगर आपके अच्छे ना जाए ना, बैटिंग हो बॉलिंग हो, अगर आपको विकेटें मिल गई तो तब भी अगली टीम फंस जाती है। अब आप देखें कि इन्होंने 200 प्लस किया जी लाहौर ने, बिल्कुल, और वो आते ही उनकी विकेटें गिरनी शुरू हो गई। ऐसा ही उसके बाद मैच ख़त्म हो गया। और ओसो था वो जो थोड़ा बहुत अच्छा खेला। उसके अलावा आप मुझे बता दें कौन से प्लेयर आपको नज़र आया जिसमें करंट नज़र आया हो? सही, कोई प्लेयर नहीं था। हाँ, हम थोड़ा सा इस पे गए थे कि शायद इनकी स्पिन बॉलिंग उनको फंसा ले, मगर वो भी जब स्कोर लगा हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सकलैन भाई, खतरे की घंटी बजाती है लाहौर कलंदर्स ने किसी हद तक बाकी टीमों के लिए? क्योंकि वो ये बात मलिक साहब अली अनप्रेडिक्टेबल किस्म की पाकिस्तानी टीम की तरह से है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल तो उनमें बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर देखें जो फॉर्मूला है ना T20 का, अगर आपके पास 5 या 6, मिनिमम 5, उससे ऊपर 6-7 अगर गेम चेंजर मैच विनर कैरेक्टर्स है ना, वो गेम का किसी वक्त भी पासा पलट सकते हैं। और अगर आप गिनने के लिए जाएं, इसमें लाहौर कलंदर में फ़खर जमान एक आ गया, ठीक है जी, डैरल मिचेल, सिकंदर, सैम बिलिंग्स, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, ये भी ऑन द डे, अब्दुल्ला शफीक ऑन द डे। तो आप ये देखें तो 5-6 तो मैंने अभी आसिफ अफरीदी को जो 38 साल का है वो हल्का ले रहे हैं। ये गेम चेंजर बॉलर बन जाएगा ये। और 2 मैचों में जो उसने बॉलिंग की है, क्या कंट्रोल के साथ गेंद कर रहा है। और आप ये देख लें, इनका एक बांग्लादेशी जो जिसने 3 आउट किए, इसमें भी मुझे पोटेंशियल नजर आया। तो ये 5 से ऊपर गेम चेंजर है ऑन द डे, जिसके गेम चेंजर मैच विनर जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि ये दोनों साइड पे कवर कर जाता है, बॉलिंग साइड पे भी और बैटिंग साइड पे भी। तो ये काम कर गए तो किसी भी दूसरी टीम को ये मार देंगे। छोटे वर्जन में छोटी टीम कोई नहीं है, कोई नहीं। हाँ, जो छोटी टीम कोई नहीं है। अच्छा, वो जो हम गुज़श्ता जो हमारी ट्रांसमिशंस हुई उसमें भी हम बात कर रहे थे कि डेरे मिचेल और सैम बिलिंग्स, जिनसे उम्मीदें थी, ज़रा हार्ड हिटर हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे पहले मैच में। ये लाहौर कलंदर्स के लिए ये भी एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है कि वो इस वक्त चल गए हैं। डेरे मिचेल ने 37 और सैम बिलिंग्स ने 50 रन स्कोर किए हैं। तो आगे मैचों में मुखालिफ टीम के लिए ये खतरनाक साबित हो सकते हैं ये दोनों भी। डेफिनेटली देखें, ये प्लेयर तो ऐसे हैं ना, इनकी एबिलिटी पे आप शक नहीं कर सकते। मिचेल वो प्लेयर है जो गेम चेंजर है, वो किसी वक्त भी आके बड़ा स्कोर कर देता। आप उसको देखें, वो लंबी इनिंग खेलने वाला प्लेयर है, और वो अगर सेट हो जाए, इनमें ये है कि अर्ली ऑन इनकी विकेट गिर जाए तो वो एक दूसरा चांस है। अगर ये सेट हो जाए तो ये वहाँ 2 प्लेयर ऐसे हैं जो किसी वक्त भी मैच को चेंज कर सकते हैं। तो वो उनकी एबिलिटी पे तो किसी को शक नहीं है, ये बड़े प्लेयर हैं। अच्छा, ये तो हम उन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना कि जो बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, जो जिनकी परफॉर्मेंस पे किसी को शक नहीं है। वीक लिंक आपके ख्याल में अगर लाहौर कलंदर्स की हद तक बात की जाए, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे आप समझते हैं कि ये शायद अगर ना होता है, इसकी जगह कोई और होता तो ज़्यादा बेहतर? जहांदाद खान की जैसे कि हम बात कर लेते हैं, आप समझते हैं कि वो कुछ इस मिसफिट किस्म के इस टीम में है? यार देखो, उनकी आप शुरू में ना हमेशा आप अपनी बेस्ट टीम के साथ ही जाते हो, तो मेरा ख्याल उनके पास इससे अच्छी चॉइस शायद ना हो। अगर कंपैरिजन करें ज़मान खान और जहांदाद खान का, तो ज़मान खान यार वो देखो, वो आखिरी ओवर्स में बॉल करने वाला बॉलर है, ठीक है। आप अगर उसकी पिछली आप रैकेट देखें ना, तो रिवर्स स्विंग करता है, सही है। नया बॉल उससे होता नहीं है, वह नया बॉल उसको कंट्रोल भी कोई नहीं है। तो अब ये T20 में 20 ओवरों तक रिवर्स स्विंग होती कोई नहीं है, बड़ा मुश्किल चांस होता है। यहाँ तो आप बॉटल टॉप मारे जो हमारे ज़माने में मारा करते थे, तब जाके कहीं रिवर्स स्विंग होएगी। अदरवाइज़ 20 ओवरों में रिवर्स स्विंग का होना बड़ा मुश्किल है। 50 ओवर्स में चांस होता है कि आपको रिवर्स स्विंग। इसलिए ज़मान का मेरे ख्याल में डालना उनको इसलिए नहीं डाल ले कि उसका रिवर्स स्विंग के बगैर वो बिल्कुल फारिग है। आप इत्तेफाक करें ज़मान खान और अगर कंपेयर करें दोनों में? देखिए, ये भी हो सकता है
ये भी हो सकता है क्योंकि हम लोग तो बहुत दूर बैठे हुए ना एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ। ये भी हो सकता है कि शायद ज़मान जो है वो अभी रेडी पोजीशन में नहीं है, निगल है, रेस्ट नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो। अर्ली मैचेस हैं तो एक आध जो है वो ब्रेव डिसीजन लेके किसी जैसे जानदाद को ट्राई कर लिया, वो ट्राई कर लिया, जैसे जैसे आगे जाएंगे वो रेडी हो जाए तो फिर आ जाए। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि ये PSL है, इसमें आपके पास टाइम इतना नहीं है, बैक टू बैक मैचेस हैं, कभी 2 मैच लगातार हैं, कभी एक मैच के बीच में एक मैच गैप है, फिर मैच है, फिर 2, तो ये आप फिक्सचर को भी देखते हैं। तो ये 11 जो सिलेक्ट किए जाते हैं उसमें कई एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं सिलेक्ट करने के लिए। ऑपोजिशन की टीम कंडीशन को भी देखना पड़ता है और फिक्सचर को भी देखना पड़ता है। राशिद खान का समझा जा रहा था कि वो नहीं होंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा लाहौर कलंदर्स के लिए, लेकिन आप समझते हैं रिशाद जिस तरह से आए परफॉर्म किया है, एक बेहतर रिप्लेसमेंट है उनकी? अभी तक तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बहरहाल राशिद को जहाँ पैसा मिलना होते ही जाना है। सारी मैं एक चीज बताऊं जिशान, राशिद की रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। अच्छा, आप उस नए लड़के के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो बॉलर है जो इस वक्त T20 में उस जैसा बॉलर नहीं है। जी बिल्कुल। राशिद खान की रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकती, लेकिन खैर बाद में जो एंड में रिजल्ट आते हैं वही सब कुछ फैसला करते हैं। बहुत सारी चीज़ें छुप भी जाती हैं, बहुत सारी खामियां छुप भी जाती हैं और खूबियां उभर कर सामने आती हैं। तो लाहौर कलंदर्स के लिए अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। मज़ीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ है ट्रांसमिशन में, दोबारा एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, ओवर्स भी कम हो गए हैं, कहाँ टेस्ट मैच 5 दिन का खेल, उसके बाद 50-50 और अब 20-20 और बात 10-10 तक भी पहुंच चुकी है। लेकिन क्रिकेट में जो हुस्न है वो शॉट्स, हिटिंग, विकेट्स के अलावा जो आपस की एक चपलिश होती है खासतौर पर बॉलर और बैट्समैन की, वो बड़ा लुत्फ देती है। अब हमें नहीं पता होता कि अंदर क्या हो रहा है ग्राउंड के अंदर, जो पिच पर दोनों आपस में मकालमे इनके चल रहे होते हैं, जिस तरीके से इनके एक्सप्रेशंस होते हैं फेस के, हम नहीं जानते कि क्या है। हम वहाँ पे बैठ के अपने मुट्ठियाँ भेज रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं कि यार ये क्या लड़ाई क्यों हो रही है। सलैन भाई, चूँकि आप बॉलर हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ख़ास तौर पर जो इंडिया के साथ हमारा मैच होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आप 11 वर्सेस 11 नहीं होते, वो इधर 24 करोड़ और उधर 1.5 अरब के करीब आबादी जो है वो मध्य मुकाबले होते हैं दोनों आपस में। उसमें तो हो क्या रहा होता है, खासतौर पर जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, सामने बैट्समैन, और बैट्समैन भी अगर कोई सचिन तेंदुलकर जैसा या राहुल द्रविड़ जैसा या गांगुली जैसा होता था? देखिए, रस्से के अंदर तो बिल्कुल एक वॉर सा, एक बैटल चल रही है, जंग चल रही है, इस तरह का एटमॉस्फेयर होता था और मुकालमे भी चलते थे। हमारे ज़माने में तो हमारी तरफ से ही चलते थे, वो तो बेचारे खामोशी से खेल रहे होते थे। अच्छा, अब उल्टा हो गए, वो उनको फैंटी इतनी लग जाती थी। वो कहते थे जी शारजा च भी नहीं खेडना, तो जुम्मे वाले दिन भी नहीं खेडना, तो फलानी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, कुट भी खाते थे, भी भागे उधर से। तो खैर हमारी टीम माशाल्लाह सारी लेजेंड्स से, बड़े बड़े नाम थे, सलीम भाई, वसीम अकरम साहब, वक़ार यूनुस, इंज़माम भाई, बहुत सारे। तो इनको अभी भी देखें, स्टैट्स निकाल के देखें तो बहरहाल हम लोग आते थे थोड़े से एग्रेसिव साइड पे, तो वो आते थे थोड़ा सा डिफेंसिव होते थे। नहीं, वो शातिर किस्म। अच्छा, तो मुझे याद है कनाडा में थे, मैं दूसरा या तीसरा, मेरा ख्याल है 3 ही हुए थे सारा कप, सही, दूसरा या तीसरा सारा कप था। मैं काउंटी क्रिकेट खेल के आया होता, तो उस वक्त थोड़ा सा हमें भी आवाज़ लग गई, हम भी थोड़ा सा लॉरी एटीट्यूड बाहर निकल आना शुरू हो गया। तो मैंने 2-4 बातें कहीं सचिन को। अच्छा, तो वो आया मेरे करीब और आगे कहने लगा, यार शक्लैन, मैं तो नहीं समझता था कि तुम भी ऐसे, अच्छा, हाँ, तुम भी ऐसे शख्स हो गए या ऐसे लड़के हो गए, मैं तो तुम्हें अच्छा डिसेंट लड़का समझता हूँ। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार बात गलत कर गया मैं। सचिन वैसे ही बेसिकली बहुत ही डिसेंट बंदा है, कोई ऐसी, हाँ बिल्कुल कूल। वो अपना बैटिंग कर रहा है तो बैटिंग कर रहा है, जैसे भी डिस्ट्रक्शन आ रही है या जैसे भी स्पेल्स चल रहे हैं, वो बड़े तहम्मुल मिजाजी से उनको टैकल करता है। अगर रिवर्स स्विंग हो रहा है वो काम है, अगर बाउंसी है वो काम है, और अगर कहीं से कोई बोल रहा है तब भी वो काम है। अच्छा, तो उसने बड़े तहम्मुल मिजाजी से जो है मुझे टैकल किया, ये अल्फाज के। अच्छा, मैं उन्हीं अल्फाज में खो गया। वो 4-5 ओवर में यही सोचता रहा, यार मैंने गलती की, मुझे ऐसे करना ही चाहिए, अच्छा शख्स है, क्यों मैंने ऐसे कर दिया। 4-5 ओवर्स में बॉलिंग कैसी सेट हो गया और आराम नाल मजे नाल खेडदा रहा। उस तो बाद जो सानू होश आया तो मैच एक साइड ते ले गया सी, मैच का पूरा कंट्रोल ले गया ना। तो अभी तो अर्ली ऑन आया, बंदे को इतना शरीफ भी आधा पौना घंटा जो है उसने बड़े मजे से, मैं उसी सोचों में रहा। बाकी जो चल रहा था ना, एक
एक माहौल चल रहा था, हम लोग उनके ऊपर जो हावी हुए थे आप लोग। उसने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। मैं जब उसके हाथ में आया तो मुझे होश आया, मैंने कहा ऐसे ले बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी। मलिक साहब, आप जब बैटिंग कर रहे होते थे, अगर कोई बॉलर आपके साथ ऐसा कर, वही तरीका इख्तियार आपने भी कभी किया जैसे सचिन ने सकरैम भाई के साथ किया, या फिर कोई और आप हिटिंग से किसी और तरीके से हैंडल करते थे? नहीं, मैं आपको बताऊँ, जैसे सकी ने कहा ना, इंडियन वाले तो बिल्कुल दब के रहते थे। मतलब हम लोग जो मर्जी कहते रहे वो आगे से नहीं बोलते थे। उनमें एक बंदा था जो आगे से आपको, वो कौन? वो था सिद्धू पा। अच्छा, नवजोत सिद्धू पा थोड़ा सा गुस्से वाला था। वो आमिर के साथ एक आध दफ़ा उसकी हुई भी, आमिर सुहेल के साथ। आमिर सुहेल के। अदरवाइज वो बाकी जितने भी थे ना, आप उनको जो मर्जी कहते रहे वो चुप करके नीचे जाके बैट पकड़ के ऐसे करते रहे, बोलते ही नहीं थे, क्योंकि इतना हारते थे वो, इतना हारे हमसे कि वो बिल्कुल नहीं बोलते थे। अब तो बिल्कुल ही उल्टी हो गई, अब गंगा उल्टी बह रही है। तो यार हमें देख के गुस्सा आता है, क्योंकि उस वक्त जंग होती थी। मैं आपको सच बताऊं, उस वक्त लड़ाई हुआ करती थी कि यार हमने जीतना है। सही है। और वो दबे होते थे हमारे प्लेयर इतने। अच्छा, क्या वजह होती थी उस जंग की? क्या खुद आप लोगों के अंदर ही जज्बा होता था, या फिर जो पीछे आवाम इंतजार कर रहे होते थे कि जब वापस भी जाना है भाई एयरपोर्ट पे, पता नहीं क्या सलूक हो, वो एक डर खौफ होता था? वजह क्या होती थी? एक तो आवाम का बहुत बड़ा प्रेशर होता था। फिर आपने ना वो अपने बड़ों से ना कुछ स्टोरियाँ ऐसी सुनी हुई थी कि वो जब याद आती थी ना, वो हर दफ़ा आगे तो वो सुनाते थे कि ये इन्होंने ये किया हुआ है, हालांकि ये दोनों साइड पे हुआ होगा। सही। पर वो हमें तो अपनी सुनाते थे ना कि पाकिस्तान जब बना तो क्या हुआ। तो वो सुन के ना एक वैसी जज्बा होता था कि इंडियन के खिलाफ हमने यार। अच्छा, तो वो जज्बा जो है वो फील्ड के बाद जब मैच खत्म हो जाता था तब तो वो जज्बा कहीं हवा हो जाता था, क्योंकि दोस्तियां बड़ी आप लोग। मैच के बाद तो मैच जब खत्म हो गया, फिर इकट्ठे बैठ के खाना ये वो गपशप चलती थी। उस ज़्यादा दोस्ती किसके साथ थी की? काफ़ी सारे इंडियंस के साथ थी। अभी भी मेरा जो ऑप्टिशन है वो कुंबले और गैंगुली का ऑप्टिशन सेम है। अच्छा। लंदन में। तो वो भी काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए आते थे। तो मुझे अनिल कुंबले ने कहा कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। अच्छा। हाल ही में डॉक्टर भरत। तो मेरी सारी आंखों की जो ट्रीटमेंट होती थी, मैंने लेसिक ऑपरेशन भी करवाया था, और चश्मा, कॉन्टेक्ट लेंसेज ये वो, और मैं जो ईयरली आपकी जो होती थी, तो मेरा गैंगुली और कुंबले का। अच्छा। कुंबले का तो डेफिनेटली, क्योंकि उसने मुझे ही रेफ़र किया हुआ था। तो इकट्ठे रहना, काउंटी क्रिकेट में भी खेलते थे तो बहुत एम्पल टाइम होता था, आप इकट्ठे बैठ के गपशप लगा रहे होते थे। तो हरभजन सिंह के साथ अच्छा था, युवराज ठीक था, आशीष नेहरा, सचिन के साथ भी था, बट उतना ज़्यादा नहीं था। गपशप बहुत अच्छी थी। तो राहुल रिजर्व किस्म के थे वो? उसका अपना एक स्टाइल था, मुख्तलिफ लोगों के साथ वो बैठता था। था। आपने लंदन का भी जिक्र किया है, मुझे हम गुफ्तगू कर रहे थे, आपको एक वाकया आपने सुनाया था, दरवाज़ा लॉक हो गया था कोई लंदन में, वो वाकया क्या है, ज़रा बताए ना ज़रा। वो असल में हुआ ये कि इंग्लैंड में ना डबल ग्लेज घर डोर्स होते हैं, तो जिस कंपनी ने फिट किया होता है ना वही खोल सकती है। अच्छा। आम बंदा नहीं उसको खोल सकता। ठीक है। तो मैं ढूंढ रहा था कि वो मुझे मिल जाए जिसने मेरे घर का दरवाज़ा फिट किया हुआ था। तो नंबर कहीं खो चुका था मैं। तो मैं ऐसे ही गया, एक हमारा उधर दोस्त था, मैं उसके पास गया। तो पीछे एक सरदार जी थे जो कंप्यूटर्स एक्सेसरीज का जो रिपेयर और ये वो काम करते थे। अच्छा। तो क्या पाजी किधर आए हो, ताड़े बड़े मैच देखे ने। अच्छा, पहचान लिया उसने। दुआ सलाम हो गई। मैं क्या यार मेरा दरवाज़ा जो है ना वो ख़राब हो गया है, उन्हें ठीक करना है। कर देंगे ठीक। अच्छा। और कंप्यूटर वाला बंदा, दरवाज़ा, वो दोनों डिफरेंट डोमेन है। कहा नहीं पाजी कराएंगे। वो मैंने कहा आजा। मैं भी जनाब उसके ऊपर रिस्क ले लिया। सही। उस बंदे ने पूरा दिन लगा के दरवाज़ा ठीक कर दिया। हाँ, ठीक कर दिया। क्या मैंने उसको पूछा भी कितने पैसे, कहता जी भाभी दे आट दे हाथ दे आलू वाले पराठे मक्खन ला के वो बस खवा दे नाल दही दे नाल ऐसा। वो फिर यारी दोस्ती हो गई उसके बाद। और उसके बाद ऐसी यारी दोस्ती हुई कि जब कभी पराठे पकते थे वो मेरे घर आता था। और मैं जब उसके जाता था तो वो मक्के की रोटी, साग और ये सारी चीज़ें, तो बड़ी अच्छी। दरवाजे अनलॉक नहीं हुए, दरवाजे की वजह से दरवाजे खुल गए, दरवाजे खुल गए दोस्ती। बिल्कुल बिल्कुल। जनाब मलिक साहब, आपकी भी कोई ऐसी दोस्ती किसी से हुई हो, कोई ऐसा वाकया? यार ये पंजाब साइड पे ना वैसे ही बड़े लोग बड़े दिल वाले होते हैं। तो ये आप जब खेला करते थे ना, तो जितने भी पंजाब साइड के थे ना, अच्छा जैसे बॉम्बे के लोग थे ना वो थोड़ा रिजर्व रहते थे। अच्छा। जैसे तेंदुलकर था या द्रविड़ था, ये लोग ना कम बोलते थे। मगर पंजाब वाले, चूँकि हम भी पंजाब से थे, तो कपिल देव हो गया और सिद्धू पाजी हो गए, और ये जितने भी थे ना ये बड़े हंसमुख थे। मजाक करना, हंसना खेलना।
तो मैच के बाद अक्सर इनके साथ बड़ी गपशप रहती थी। अच्छा। तो वो खुल के उन्होंने बात शात करनी है, मतलब ये नहीं होता था कि यार मैच में वो अक्सर कहा करते थे यार तुम मैच की हो जाता है यार। अच्छा इतने तुसी बड़ा सानू मिल जाए मैच में बाजी उथे नहीं। अच्छा उथे मैच अपना 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 मैच अपना अपना। लेकिन आपने खिलाड़ियों के साथ साथ सुना है खुद अंपायरों के साथ भी कभी लड़ाई की है? नहीं यार, अंपायर के साथ लड़ाई नहीं हुई थी। ये मुझे याद है हम लोग बेंगलोर का टेस्ट मैच हो रहा था ना। अच्छा। तो वहाँ चूँकि विकेट ऐसा था कि वो बिल्कुल टूटा हुआ विकेट था, लो स्कोरिंग मैच था, तो वहाँ ना अंपायर आउट नहीं दे रहा था। अच्छा। मुझे याद है गवास्कर उन्होंने कोई 90 कुछ किया था, तो इकबाल कासम या तसीब बॉल करते थे, तो वो बहुत दफ़ा शायद आउट होंगे, तो वो आउट नहीं दे रहे थे, तो वो अक्सर फिर वो ना जाके अंपायर के साथ लड़ाई होती थी। अच्छा। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि ऐसे ज़ोर से गुस्से से थ्रो मारी। अब होता क्या है कि आप ज़मीन पे बॉल मारते हैं ना, यूं करके फेंकते हैं, तो अंपायर की तरफ अगर जा रहा है यूं आहिस्ता से तो वो हट जाता है। सही है। वो खड़ा है उधर, बॉल लगी है, उसने शोर मचा दिया मुझे इसने बॉल मारी है मतलब इस किस्म के बहाना बनाया ना। मगर ये था कि अंपायरों से अक्सर, अच्छा ये बताऊँ आपको, जब जितनी देर न्यूट्रल अंपायर नहीं आए थे ना, तो ये अंपायर्स के साथ अक्सर लड़ाई ही रहती थी। इसलिए कि जब कहीं भी दुनिया में, ये हमारा नहीं, स्पेशली एशिया में, हम वहाँ गए हैं तो हम नहीं जीते वो यहाँ जो आ जाती है ना जिसमें, मतलब वो मतलब खुल के बेईमानी होती थी। तो ये न्यूट्रल अंपायर ने बड़ा चेंज कर दिया। कहाँ फटा हुआ किसी अंपायर से नहीं, फटे की नहीं, मुझे याद है मेरा ख्याल है दूसरा या तीसरा मेरा मैच था इंडिया के खिलाफ शारजा में। सलीम भाई बैटिंग कर रहे थे, मैं अंदर गया। अच्छा। गेंद थोड़ा सा रिवर्स स्विंग हो रहा था और नीचे थोड़ा सा लो भी रह रहा था, तो मैं इनसे बहुत कुछ सीखता था, फील्ड प्लेसिंग, बॉलिंग, बैटिंग वगैरह। इन्होंने मुझे आके पंजाबी स्टाइल था और ध्यान नाल खेडी। अच्छा। गेंद स्विंग हो रहा है, गेंद अंदर भी आएगा, लो भी रहेगा, अगर आगे लत लैके गया ना तो सीधा तेरी शिंद होते गेंद बजेगा। अच्छा। तो मोटा जड़ा अंपायर है ना, ये आउट दे दे। डेविड शेफर्ड था, इन्होंने कहा मोटा अंपायर आउट दे, जो उसको पता था मोटे का मतलब। अच्छा, अब ये कह के उधर चले गए, तो मैं इधर आके खड़ा कहता है आई नो मोटा फैट फिर कहूँगा 1 2 3 4 5, उस पूरी गिनती सुनाई, मुझे आती है भाई, आई नो दिस एज वेल। मैं आप घबरा गया, मेरा तीसरा मैच अंडर 19 से सीधा पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो गया। मैंने कहा मलिक साहब फंसवा गए मुझे, मेरे ना थोड़े से कान वाल लाल हो गए मेरे भाई। अब मैं थोड़ी देर ना उसमें एक गेंद आया, इन्होंने वो रोक लिया और मैं उसी जोन में चल रहा हूँ कि इस मोटे ਨੂੰ पता चल गया है की होएगा। तो ये कह रहे हैं कि जैसे, तो वो जनाब उसमें डेविड शेफर्ड मेरे पास है, आके कहने लगा hey you, boy don't worry, I'm honest, रिलैक्स किया उसने, I'm honest umpire, I'm not going to give you wrong LBW। उसके बाद से मेरी उसकी दोस्ती हो गई। तो सानू भी कुछ बोलना नहीं सी आंदा, फिर जो काउंटी ते आंदा थी ना, हम दोनों बैठ के थोड़ी बहुत गपशप लगाते थे, थोड़ी फिर इंग्लिश सही हो गई, वरना असी भी बेचारे रिजवान की तरह ही चल रहे होने से। ये क्या बात है, ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप। नाज़रीन ठीक है, इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, और ख़ास तौर पर आज का जो मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी का, किसके चांसेस ज़्यादा हैं, कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम टेबल पे बात करें, जो हम कागजात में बात करेंगे, क्या नज़र आ रही है परफॉर्मेंस अब तक दोनों टीमों की, उस पर गुफ्तगू होगी। और मैं ज़रूर, चाहे सलीम मलिक साहब जो मर्जी कहते रहें, मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा कि इनकी टीम कौन सी है, कौन सी टीम ये समझते हैं कि जीतेगी, इनसे ये भी जानेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ वाक़यात जो है वो ताज़ा कर रहे थे, यादें ताज़ा कर रहे थे। अगर आज के मैच के वाले से तो बात करनी ही करनी है। ब्रेक पे कुछ सकलैन भाई साहब बता रहे थे कि बड़ी अच्छी थ्रो किया करते थे मलिक साहब, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म था जी इनका। ये सबसे एक्यूरेट अगर आप देखें ना, जब से पाकिस्तान क्रिकेट को मैंने वॉच करना शुरू किया, उससे आप पीछे भी चले जाएं, वो फिर वो ये बताएंगे। अब तक मेरा ख्याल है इनसे एक्यूरेट थ्रो किसी की नहीं थी। जबरदस्त सर जी, एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी थी। अंपायर को भी मार दी थी गेंद तो आपने तो ये कौन सी एक्यूरेसी आप? ये बेहतरीन एक्यूरेसी है, क्योंकि वो अंपायर बाद में मैच में था ही नहीं पूरे टेस्ट में, ऐसे ही जी। ये उसके बाद वो अंपायर डरना शुरू हो गए थे वैसे। वो डिकी बर्ड था वो बेचारा, आज भी अफसोस है, उसको बड़ी जोर से बोला। ये हमारा टेस्ट हुआ क्या था? हमारा टेस्ट मैच था लैंकाशायर, मैनचेस्टर में। तो सर्दी वहाँ ना नॉर्थ साइड है, वहाँ सर्दी वैसे ही बहुत होती है, तो वो 2-2 स्वेटर पहने होते हैं। तो वो
रन आउट का चांस बना, मैं करीब पॉइंट पे या कवर में खड़ा होता था उस वक्त, तो वो रन आउट था। अच्छा। तो मेरी थ्रो चूँकि थोड़ी बाकियों से थोड़ी तेज़ भी थी, तो वो मैंने ना रन आउट के चक्कर में थ्रो मारी, बड़ी फुल थ्रो मारी। अच्छा। क्योंकि उसमें आप ये नहीं देखते कि 5 हो जाएगा या 4 होएगा, क्योंकि आप चांस लेते हो कि आउट हो जाए। हाँ। अच्छा, वो इतनी तेज़ थ्रो थी, बेचारा डिक्की बर्ड हिल नहीं सका अपनी जगह से, मौका नहीं मिला, उसके सीधी जाके टांग पे लगी। और वो बेचारा, इतना मुझे अफसोस है, वो टेस्ट मैच पूरा उसने फिर अंपायरिंग ही नहीं की, वो उसको उठा के बाहर लेके गए। और वो उसके बाद मुझे हमेशा कहता था कि इसने मुझे ना जानबूझ के बोल चले, ये खैर एक वाकया था जो हमने शेयर किया, एक शिकार किया यानी अंपायर साहब ने। अब मैच कर बात कर लेते हैं मैच के हवाले से। इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी आज ये मुकाबला होने जा रहा है। अगर हम दोनों की जो अब तक मुकाबला है उस पर बात करें तो 25 मैच आपस में इन्होंने खेले हैं अब तक, और 50-50 जो है वो स्कोर है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी दोनों ने 12-12 मैच जीत रखे हैं और एक मैच जो है उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सर, ऑन पेपर आपके ख्याल में, खासतौर पर ये बात मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछली बार के चैंपियंस हैं और अभी भी इस इवेंट जब शुरू हुआ है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस टीम को आप बेहतर रेट करते हैं? देखिए, अभी ऑन पेपर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही लग रहा है। ठीक है। प्रीवियस में चले जाएं तो दोनों के स्टैट्स तो इक्वली नज़र आ रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी बहुत गंदा मैच खेल के आगे जा रहा है और इस्लामाबाद बहुत अच्छा मैच खेल के आगे जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त जब ऐसी सिचुएशन हो ना, तो स्पोर्ट्स स्टाफ का बड़ा अमल दखल होता है कि जब इतना डिप आया हो, लो इन कॉन्फिडेंस, लो परफॉर्मेंसेस, तो आपके ऑन द डे जितने भी आपने ब्लंडर्स किए हुए हैं, इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर आप किस तरह फिक्स करते हैं, चाहे वो टेक्निकल है या मेंटल है। सही है। तो वो कैसे प्रिपेयर्ड करके आप अंदर लेके जाते हैं, यहाँ पे पता चलता है कि कितना क्विक फिक्स करते हैं स्पोर्ट्स स्टाफ। तो वही पता चलेगा कि पेशावर ज़ल्मी को कैसे वो तैयार करके लेके आते हैं। देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की टीम इतनी बुरी नहीं है, इनके अंदर भी आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि मैच को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, कुछ ऐसे वो होते हैं आप पैरामीटर्स जिसको आप देखते हो कि उसकी बेस के ऊपर आप 11 बनाते हो। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हों जो हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो है वो अपना कैरेक्टर शो कराएं, फिर उनका माइंडसेट ऐसा हो कि वो गेम को चेंज कर सकें, और फिर एक माइंडसेट ऐसा हो कि ना सिर्फ चेंज करें कि वो मैच विनर भी बने, वो एंड तक लेके जाएं। तो पेशावर ज़ल्मी के अंदर, हाँ, पेशावर ज़ल्मी के अंदर है इस तरह, बट उसमें वही लो कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट्स स्टाफ के कैसे प्लान्स हैं और कैसी उनकी जो है क्विक फिक्स की स्ट्रेटजी है, वो आज पता चला। बिल्कुल ठीक है। पहली जो डिफीट है पेशावर ज़ल्मी की, और वो भी बड़े मार्जिन से वो हारे थे, किस हद तक आज के मैच पे असरअंदाज हो सकती है? और बाबर आजम जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं बड़े अरसे से, साइम अयूब ने अच्छा परफॉर्म किया, 50 रन स्कोर किए थे। बाकी में जो अगर आप बैटिंग लाइन देखें, आपके ख्याल में एक बैलेंस टीम है पेशावर ज़ल्मी की मद्दे मुकाबले अगर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं तो? यार, इसमें ना एक चीज़ है, इसमें ना इनकी अगर आप इस टीम को देखें ना, तो इनकी पेशावर की बैटिंग मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। अच्छा। अगर आप कंपेयर करें इस्लामाबाद के साथ, उनकी बॉलिंग देखें, काफ़ी बैलेंस है। फास्ट बॉलर भी अगर आप देखें और स्पिन अगर अटैक भी देखें, उसमें कॉम्बिनेशन उनका अच्छा है। अगर ये पेशावर जीतती है, अगर इस्लामाबाद को मारती है, तो सिर्फ एक ही रीज़न होएगी कि ये बैटिंग में स्कोर बड़ा कर दे। अच्छा। और उसके लिए ज़रूरी है कि ये साइम अयूब अच्छा स्कोर करे और बाबर ऊपर से अच्छा स्कोर करेगा, तभी जाके इनकी टीम का कोई चांस नज़र आता है। अदरवाइज़ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इस्लामाबाद की टीम बहुत बैलेंस नज़र आती है। बैलेंस्ड। आज मैंने गलती वो नहीं करनी। और आज आपको मैं बताऊं, आज हमारी दोनों की मुझे लगता है एक ही टीम होनी है। अच्छा? वो तो अपने दामाद के खिलाफ नहीं जाएगा ना। पॉइंट है। अच्छा, बैलेंस टीम की आपने बात की, इस्लामाबाद की टीम आपको बैलेंस नज़र आती है, आज़म खान के होते भी आप ये बात करेंगे? देखिए, अच्छा, ये अच्छा सवाल किया। ये जो बॉलिंग है ना, जितनी भी लीग क्रिकेट में बॉलिंग होती हैं, ये बड़ी मीडियोकर किस्म की बॉलिंग होती हैं। इसमें ना तो आपके मत्थे पे किसी ने मारना बॉल, स्लो सी बॉलिंग होती है, स्पिनर अटैक होते हैं, और अगर तेज़ बॉलर भी है अगर, तो वो उसका उस पेस से बॉल नहीं है। इस टीम में कौन सा बॉलर है जो उसको 140 या 140 प्लस करेगा? ठीक है, पेशावर में कोई ऐसा देखिए, उसके लिए अब आज़म को प्रॉब्लम होती है जब उसके आप
उसके साइड पे बॉल फास्ट बॉलर लेके आता है ना, उसकी बाउंसर हल्का सा हो, तो स्पिनर पे तो वो खा जाएगा, वो लोगों को खा जाता है। ज़रा सी हल्की पेस हो, इवन मीडियम पेसर को भी वो अच्छा खेलता है, बिल्कुल सही, हार्ड हिटर है। तो ये तो सूट करती हैं लीगें, तो उसको बहुत सूट करती हैं, उसको सूट नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट सूट नहीं करता। लेकिन फिटनेस बहरहाल एक इशू तो हो सकता है ना, और फिटनेस के मायार पर पूरा ना उतरने के बावजूद वो कैसे, अब ये तो खैर लीग क्रिकेट चल रही है लेकिन वो फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, अब लीग में भी हैं वो। देखिए हार्टनिंग है, बच्चे में पोटेंशियल तो है, अच्छा पोटेंशियल है, अगर ये फिट होके आ जाता है, जो कि मुझे लगता है इसके लिए शायद बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। आई थिंक उसका माइंडसेट पहले बनेगा, विलिंगनेस होगा, फिर उसके अंदर उतना डिसिप्लिन, फिर वो जनाब वो कंटिन्यूस बेसिस पे हार्ड वर्क करना, वो सारी चीज़ें तो पिछले बहुत अरसे से बातें हो चुकी सही है। तो मेरा ख्याल है चौथा सीज़न है जो हम बातें सुन रहे हैं, वो भी सुन रहा है, तो वो उन चीज़ों पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने उन चीज़ों को छोड़ दिया, कोई असर नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को छोड़ दिया एंड ही जस्ट वांट टू एंजॉय। चले सही, अच्छा है कि जी बात शेयर टैलेंट, अपना पावर हिटिंग जो भी है उसके ऊपर जाए और जाके एंजॉय करे। अब सबसे सवाल कर लेता हूँ मैं पूरी ट्रांसमिशन का, कौन जीतेगा? देखिए पहले मुझसे 70% पहले मुझसे पूछिए क्योंकि आपकी मुझे पता है राय जी बताइए। देखिए क्रिकेट में ना कोई 5-10% से कोई उठ के जाता है ना, कोई मैच जीत जाता है, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर दूसरी तरफ से लगता है। सही है। 30% एक ऐसी परसेंटेज है कि वो पोजीशन, वो अच्छी पोजीशन में आ सकती है। टीम कौन सी? 70% मैं दूंगा इस्लामाबाद को, 30% दूंगा पेशावर ज़ल्मी को। ये वैसे बड़ी ज्यादती की है, अगर मेरा दामाद खेल रहा होता तो मैं 100% कहता। तो इसलिए मैं, हालांकि वो नहीं है, चूंकि मेरा इसका हमारा भी हो, दामाद ही हुआ, तो मैं 100% उसको देता। ठीक हो। देखते हैं जी मैच का नतीजा क्या निकलता है। पैरेलल ट्रांसमिशन से जिशान मलिक, सलीम मलिक साहब और सकलैन मुश्ताक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।